सभी को नमस्कार। जय शुभ गुरु। वास्तु फाउंडेशन के आज की हमारी नई यात्रा जो शुरू हो रही है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का एक बार स्वागत है। हर बार की तरह गुरु वंदना के साथ आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तत्पर तस्मै श्री ब्रह्म गुरुवे नमः। तत्पर श्री गुरुदेव आचार्य गुरु वरेश्वर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। की जय जय इनकम जय। 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपति बड़े बाबा की जय। नमस्ते नमस्ते। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ऑकल्ट की इस महान विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करें। एक लंबी गहरी सांस और एक प्रार्थना। कुछ खास बातें क्लास को शुरू करने से पहले। हमारा क्लास ठीक 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी ज्वाइन करते हैं अथवा नहीं करते हैं, बट हमारा क्लास 7 बजे करेक्ट शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं कि उस समय रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए 7 बजे। हो सकता है 5 बजे 5 मिनट बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो। जब भी आप रहेंगे अपना माइक हमेशा म्यूट रखेंगे जब तक कि आपको कुछ चीज नहीं पूछना हो। पीछे से किसी भी तरह से आवाज नहीं आना चाहिए। मेरी आदत नहीं है कि मैं आप सबको म्यूट करके रखूं। वो इसलिए क्योंकि कई सी चीजें ऐसी होती हैं कि हो सकता है आपको क्लास के दौरान मैं आप लोगों से पूछूं और उस समय आप लोगों को तुरंत अनम्यूट करके आप जवाब दे सकें। शिवांगी का अभी भी माइक म्यूट नहीं हुआ। तो जरूरी है कि अपना माइक आपको म्यूट करके रखना है। अगर क्लास के दौरान 2 बार से ज्यादा अगर ऐसा हो गया कि किसी का माइक अनम्यूट हुआ, पीछे से आवाजें आई, हमारा क्लास वहीं ड्रॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी हम उस क्लास में फिर आगे कुछ बताने वाले नहीं हैं। तुरंत क्वेश्चन आंसर सेशन ले लिया जाएगा, यानी आपकी गलती की सजा सभी लोग भुगतने वाले हैं। तो आप अगर गलती करेंगे तो अपने को सिंसियर होने का यहाँ पर एक क्या देना है, सबूत देना है कि हम लोग सिंसियर हैं आपकी क्लास के प्रति। कल हुआ था ऐसा कि हम जब क्लास कर रहे थे और बार बार अनम्यूट कोई कर रहे थे और उसके चक्कर में फिर पूरा क्लास बंद हुआ। मैंने पहले बता दिया कि कारण क्या होता है, उसके पीछे का कारण ये है। आप कोई भी चीज है, जब समय है, जब आपसे हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं आप आराम से पूछिए, 4 बार पूछिए, समझ में नहीं आ रहा बार बार पूछिए, बट क्लास के बीच में डिस्टरबेंस नहीं। क्लास जब कंटिन्यू चल रहा है, जो चीज समझ में नहीं आ रही आप नोट डाउन करके रखें, नोट डाउन करके रखिए। और जब हमारे को जरूरत है उस समय हम पूछ सकते हैं। एक बार क्लास के प्रारंभ में हर बार और लास्ट में 2 बार हम क्यूएनए लेंगे। फर्स्ट जो क्यूएनए होगा वो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें संबंधित कुछ नहीं आया समझ में, तो उससे संबंधित कुछ चीजें अगर आपको पूछना है तो फर्स्ट बिफोर क्लास हम जो क्यूएनए लेने वाले हैं वो हमको पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास के लास्ट में हम जो क्यूएनए लेंगे वो उसमें आप उस क्लास में जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित लेंगे। हैंड रेज करके अगर बीच में अगर हमको लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो हैंड रेज करेंगे, और जब भी मुझे लगेगा मैं उस समय बीच में आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है। कुछ चीजें आपको जब नोट्स बनाना है, ये लाल किताब है। आपको लगता होगा ये चीज कि हमने फीस भरा है और हमने इस कोर्स को सिलेक्ट किया है। नॉट पॉसिबल। आप सभी का मंगल बद है, सभी का मंगल खराब पोजीशन में बैठा है। जितने लोग इस कोर्स में जुड़े हैं, बिना मंगल बद के कोई लाल किताब सीख नहीं सकता। कैसे मंगल बद है, जैसे जैसे कोर्स सीखते जाए शुरू करते जाएंगे आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाएगा। तो इस कोर्स ने आपको सिलेक्ट किया है,
ये ईश्वरीय कृपा आप अपने ऊपर मान के चलें। दूसरी बात, कुछ लोग लाल किताब को सिर्फ रेमेडी की किताब बोलते हैं, कुछ लोग लाल किताब को रिश्तों की किताब बोलते हैं। असल में लाल किताब जैसे अन्य एस्ट्रोलॉजी है हमारी, चाहे वैदिक हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे केपी हो, चाहे पारासरी हो, पारासरी वैदिक का ही पार्ट है, तो ऐसे ही लाल किताब भी एक पूर्णतः एस्ट्रोलॉजी है। यहां हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और प्रेडिक्ट करके सही ढंग से उस व्यक्ति को रेमेडी दी जाती है, और वो रेमेडी गोली की तरह काम करती है, कुछ ही घंटों में अपना असर दिखाती है। ये लाल किताब रेमेडी का चमत्कार है। जरूरी क्या है? जरूरी है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति को आप रेमेडी दे रहे हो, उस व्यक्ति की कुंडली को आप पूर्णता सटीकता के साथ में और प्रॉपर समय लेकर ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करके आप उसको रेमेडी दें। जरूरी नहीं कि पहली बार को देखने में आपको कुंडली समझ में आ जाए और आप फटाफट रेमेडी दे दें, जरूरी बिल्कुल नहीं है ऐसा। टाइम लीजिए, अपने नोट्स को देखिए, जरूरत पड़े किताब को पढ़िए, लेकिन समझकर उसके बाद जब आपको लगता है तब रेमेडी दीजिए। रेमेडी बैकफायर करती है। बैकफायर करने का मतलब यह है कि अगर रेमेडी आपने किसी को गलत दी है, अगर बिना सोचे समझे हमने कोई चीज किसी को दिया है, उसका उल्टा असर हो सकता है। तो जैसे हम एक बच्चे को समझाते हैं, छोटे से बच्चे को, बेटा ताता दीपक के पास कहीं अग्नि जल रही है, दीपक जल रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? ताता हो जाएगी, उसके पास नहीं जाना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसे ही लाल किताब आपको समय समय पर आगाह करती है, इसको हल्के में नहीं लेना, इसको बिल्कुल सोच के समझ के पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो समय समय पर लाल किताब आपको आगाह करती है, समय समय पर आपको सावधान करती है, क्योंकि लाल किताब जो है उसके जो फरमान दिए गए हैं बेसिकली उर्दू में दिए गए हैं। क्योंकि जिस समय पंडित रूपचंद जोशी जी जिन्होंने ये लिखा, और उस समय वो पंजाबी और उर्दू का एक कॉम्बिनेशन चलता था, तो लिखा गया तो वो उर्दू लैंग्वेज में उसको लिखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान से आया है। इतिहास में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो सब गूगल पे भरा पड़ा है। हम लोगों ने, सब ने, जितने भी इस समय क्लास में स्टूडेंट हैं, जो नहीं है, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो सबने कहीं ना कहीं से लाल किताब के बारे में पढ़ा है, कुछ ना कुछ सीखा है, या किसी ना किसी पैथी को पढ़ा हुआ है। हम उन सबको, और कई सारे मिथ भी हमने पाल के रखे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, क्यों कह दिया, किस लिए कह दिया, ये नहीं जानते, बट एक उपाय के रूप में उसको अपना के उसको इंप्लीमेंट करना हम शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होती, हमको उपाय नहीं करना, खासकर से देख के सुन के कभी भी किसी उपाय को नहीं करना चाहिए। लाल किताब भी यही आपको आगाह करती है, समय समय पर बताती है। दूसरी बात,
हमको हर चीज के नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के लिए आवश्यक है कुछ चीजें। क्या आवश्यक है? सबसे पहली एक रेड कलर की डायरी। लाल कलर की आपके पास डायरी, ग्रेट, अंकुर जी के पास में है, बट इसके अंदर थोड़ी साइनिंग है, साइनिंग वाली नहीं। ठीक है, बिना साइनिंग वाली एक लाल डायरी आपके पास में होना चाहिए, और एक लाल कलर का पेन। जो भी नोट्स बनाएंगे वो लाल कलर के पेन के साथ में, और लाल डायरी पे आप उसके अंदर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और कभी भी जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे या रिकॉर्डिंग देख के बाद में आप नोट्स बनाएंगे, पूरे नोट्स आई हैव ऑलरेडी एंड आई कैप्ट फॉर राइटिंग सम स्पेशल। सर पेजेस लाल नहीं, पेजेस लाल होने की बात नहीं है, पेजेस लाल की जरूरत नहीं है, सिर्फ कवर की बात। अगर आपके पास ऑलरेडी डायरी है, उसको रेड कलर के कवर से उसको कवर कर लीजिए, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट्स जब आप बनाएंगे तब एक चीज का और भी ध्यान रखेंगे। अब वो ख्याल ये रखेंगे, पूरे नोट्स नहीं बनाएंगे, कुछ चीजें छोड़ देंगे। अगली बैठक में मतलब एक साथ कुछ सेकंड का ब्रेक लेकर ही फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी पूरे पॉइंट लिखना है तो कुछ रुक के फिर उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है, कभी ऑफ रिकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा, ये चीज खास मैंने आपको बताया। तो जरूरी ये है कि लाल किताब के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, तो हमको जब भी इस पैटर्न पर जब हम लोग चलेंगे, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं डर लगता है, चीजें करते समय ऐसा लगता है, तो डरने की बात नहीं है। सिर्फ लाल किताब आपको आगाह जरूर करती है कि ऐसा नहीं करोगे तो चोट खा जाओ। तो बेहतर यह है कि प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। जो ग्रह जैसा कुंडली में बैठा हुआ है, वो जैसा वो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप उन चीजों को प्राप्त करते हो जो चीजें आपके, जैसे हर व्यक्ति ये बोलता है कि भाई किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा। निवेदिता जी ने बोला, अंकुर जी ने बोला, अनीता बोल रहे हैं, पूजा क्या कह रहे हैं, नव्या बोल रहे हैं, नव्या मतलब सॉरी, प्रीति जी, प्रीति जी। चलो, नीलम जी ने यस कर दिया। चलो पूजा, मैं आपसे सुनूंगा कि आपने कहा, उदय जी ने कहा मिल जाएगा, तो किस्मत के साथ कर्म कर्म करना जरूरी है पड़ेगा। सर, कर्म कर्म। कर्म जरूरी, कर्म जरूरी है। बिना उसके नहीं सीखना, सब करना सामने भी होता है, वो खाने की रोटी भी सामने, लेकिन थोड़ा हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। देखो, जब हम लाल किताब की बात करते हैं या जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो सबको पता है नवा घर क्या है, नाइन्थ हाउस क्या है, आपका भाग्य, 9 नंबर, क्या लिखा है वहां, 9 नंबर। और आपको जो मिलने वाला है, आपकी इच्छा पूर्ति, भाग्य में लिखा वो आपको मिलेगा। वो कौन से भाव से मिलता है, कौन से हाउस से मिलता है? जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं समझा है, वो कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। बट वो कौन से भाव में मिलता है? इच्छा पूर्ति का भाव कौन सा? 11th 11वां हाउस। भाव। 11वां। 9, 9 के बाद में 11वां है। 10वां क्यों नहीं है? 10वां क्या है?
इस 9 से 11 के बीच में क्या है? कर्म। कर्म। 9 से 11 की यात्रा के बीच में क्या दे दिया? 10th हाउस, जो क्या कहता है? जो कर्मा, कर्म करोगे तब वो मिलेगा जो आप चाहते हो। ये 9 कर्म में, आपके भाग्य में लिखा है, बट वो कब मिलेगा? जब कर्म करोगे। लाल किताब भी यही आपको समझा, आपको जीवन जीने का सब सलीका सिखाती है ये किताब। वो इसी माध्यम से आपको सिखाती है, और इसको अब अगर आप समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से, आई थिंक ये चीज दिमाग में आपकी अच्छी तरह से बैठ गई होगी कि 9 से 11 के बीच में 10 नंबर क्यों है। वो इसीलिए है कि कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये लाल किताब आपको अच्छी तरह से समझाती है। तो कभी भी जब भी आप किताब को पढ़ते हैं, किसी की कुंडली को पढ़ते हैं, किसी को गाइड करना है, तो आपको अच्छी तरह से समझना है, नोट्स बनाना है। जो जो चीजें जैसे जैसे बताई जा रही हैं, जहां आपको समझ में आता है वहां आपको नोट करना है। ठीक है? ऐसा नहीं है नोट्स आपको मैं दूंगा बट नोट्स में सारी चीजें होंगी, इस टू पॉसिबल के ऐसा नहीं होगा। हर चीज नोट्स में नहीं मिलेगी, कुछ चीजें अपने आप होंगी। हो सकता है मैं जब क्लास शुरू करने वाला हूं तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं पढ़ाऊंगा, बट हो सकता है वो स्लिप हो जाएगी, दिस टू पॉसिबल। और कुछ चीजें डिवाइन के रूप में आपको अलग से ही मिल जाएगी, जो सोचा नहीं होगा वो प्लान के रूप में मतलब बिना प्लानिंग के ही आपको मिल जाएगी। तो जो हमको डिवाइन एनर्जी ऊपर से मिल रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। कितना चीजें सीखोगे, कितना चीजें आपको मिलेंगी, जो कोर्स में लिखा हुआ है वो सब चीजें मैं कवर करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें कवर करूंगा। लेकिन ये उस वो जिसने आपको कोर्स ज्वाइन कराया है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं कि कितनी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं कि यहां पर जब हम लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजी की किसी भी पैथी को पढ़ते हैं तो हमारी शुरुआत जो होती है वो शुरुआत होती है हमारी प्लैनेट से। यहां पर नक्षत्र की बात हम लोग नहीं करेंगे, नक्षत्र की बात नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट की बात होगी, प्लैनेट की बात होगी। और जब हम प्लैनेट की बात करते हैं तो यहां पर एक और चीज है जो खास बात है, जो आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पामिस्ट्री, सामुद्रिक शास्त्र जिसको बोलते हैं पामिस्ट्री। क्या होता है पामिस्ट्री? हमारे हाथ की रेखाएं, हमारे हाथ की लकीरें। तो इस लाल किताब के अंदर ग्रहों की जो निशानियां बताई गई हैं, आपकी कुंडली में वो जो निशानियां होंगी वो आपकी हाथ की रेखाओं में भी वो निशानियां दिखाई देंगी। यानी अगर आप उन रेखाओं को अगर अपन देखेंगे तो अपने को चीजें समझ में आएगी, डिटेल्स में जो समझ में आएगी, और वही निशानी आपको अपने हाथों में भी समझ में आएगी। इसका मतलब यह है कि लाल किताब सामुद्रिक शास्त्र के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हस्तरेखा या पामिस्ट्री लाल किताब ही हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये होता है कि यहां पर कुछ निशानियां ग्रहों की इस प्रकार से दी गई हैं, तो समय समय पर हो सकता है हम उन सब चीजों पर भी चर्चा करेंगे। आज पहला दिन है तो चूंकि ओवरऑल कोर्स हमारा 20-25 क्लासेस, हो सकता है उससे आगे भी जाना पड़ जाए, तो हम पहली बार में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अब जब भी हमको कभी बात करना है तो सबसे पहले बात होती है, वो बात होती है प्लैनेट की, प्लैनेट एंड भाव। हम किसी भी पैथी से पढ़ना शुरू करें
तो हमारे पास कुंडली के 12 घर होते हैं एंड 9 प्लैनेट होते हैं। तो हमारे जो 9 प्लैनेट हैं वो सभी को पता है। एक बार मैं यहां से बता देता हूं। व्हाइट बोर्ड आ रहा है, एक मिनट। व्हाइट बोर्ड आ गया। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो 9 प्लैनेट होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। 9 प्लैनेट कौन कौन से हैं? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। हो गए 9 प्लैनेट। इन 9 प्लैनेट के सभी ने नाम सुने। इसमें से 7 प्लैनेट जो हैं ये हमको दिखाई देते हैं, हमारे यूनिवर्स में है। लेकिन 2 प्लैनेट, दिस इज राहु एंड केतु, ये प्लैनेट हमको होते नहीं, दिखाई नहीं देते। लेकिन लाल किताब के अंदर अगर आपको जो भी आपके कर्मों का लेखा जोखा है उन सब का फल अगर कोई देने वाले हैं तो वो हैं 2 प्लैनेट, वो हैं राहु एंड केतु। ये 2 प्लैनेट आपको आपके कर्मों का लेखा जोखा मतलब के अनुसार आपको फल देते हैं। असल में ये दोनों की दोनों वकील हैं। किसके वकील हैं? ये वकील हैं सैटर्न के। वकील तो आपके हैं, एक आपका वकील है, एक सामने वाले का वकील है। राहु है सामने वाले का वकील। सामने वाले ने क्या कहा, कैसे कहा और आपने क्या कहा, कैसे कहा, ये दोनों गवाही देते हैं सैटर्न के, मतलब न्यायाधीश के सामने। और उसके अनुसार आपको फल मिलता है। तो यहां पर जो हमने बात की है वो ये वाली बात की है कि राहु केतु जो हैं ये कोई प्लानेट नहीं है, लेकिन आपके कर्मों का फल देने में इन दोनों का अहम योगदान है। ठीक है। हम लोग जब कुंडली का प्लानिंग करते हैं, एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लाल किताब कुंडली एवं सामान्य कुंडली में कैसे फर्क होता है उस चीज को अपने को समझना है। सबसे पहले एक कुंडली में यहां ड्राइंग कर रहा हूं। क्या किसी को अपनी कुंडली याद है? ओके, निवेदिता जी कुंडली निकाल के रखिएगा। चलिए बताइए, लग्न में क्या है राशि? अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, लग्न में राशि है मीन, पर क्योंकि लाल किताब के हिसाब से मेरा नहीं नहीं, यहाँ लाल किताब छोड़ दीजिए अभी। सिंपल अच्छा, मीन सिंपल राशि है, बताइए। उसमें मीन राशि में राहु है। राहु, ठीक है। जी हम्म, बताइए आगे। हाँ, ये 12, एक एक नंबर, ये दो। हाँ एक एक नंबर सेकंड में मैं पूरा शनि भर है। देता हूँ, एक सेकंड भर देता जी हूँ। यहाँ शनि है, ये शनि हम भर देते हैं। यहाँ शनि हो गए, ठीक है। जी, 2 नंबर में बुध है। ये 2 नंबर में बुध हो गए, ठीक है। 3 नंबर में सूर्य, मंगल एक और सेकंड एक शुक्र। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अब गलती हो गया। नहीं सर, अभी रुक ठीक जाइए, था। एक सेकंड रुक जाइए 5।
अभी इन्होंने कहा था कि सर 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, 3 नंबर में ये है। तो इसका मतलब इनका कहना ये था कि उस राशि के अंदर ये है। जी ठीक है, जी सर। भाव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको समझना है कि किस भाव में कौन है। तो इनके फर्स्ट हाउस, यानी फर्स्ट हाउस में राहु है। ठीक है, जी जिसमें सर। अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है। अब बताना शुरू कीजिए। जी सर, मेष राशि में मेरा शनि है। ये ये दूसरे भाव में इनका शनि है। जी। हाँ, मेरा मतलब तीसरे भाव में मेरा बुध है। बुध है। यस। चौथे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र है। शुक्र है। पांच जी, पांचवें भाव में मेरा चंद्रमा है। हम्म। छठे भाव में गुरु है। हम्म। और सातवें भाव में केतु है। हम्म। ठीक है, ये 1 2 4 5 9 6 हो गए 7 8 सर। 9 9 प्लानेट हो गए। ठीक है, जी सर। ये हमारी वैदिक की कुंडली है। यानी आप चाहे कोई भी पैथी यूज करेंगे, इनकी इसी कुंडली को रेफरेंस लिया जाएगा। अब लाल किताब की जब हम लोग कुंडली बनाते हैं तो कैसे लाल किताब की कुंडली बनती है वो हम समझते हैं। ठीक है, जब लाल किताब कुंडली की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो राशियां लिखी हुई हैं इस में, देखिए जैसे लिखा है 12 नंबर, इससे कोई मतलब, यहां पर ये ऑलवेज फर्स्ट है। यहाँ 2 नंबर राशि है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, नहीं बदलना। सिर्फ प्लानेट जो जहां जैसे हैं वो प्लानेट यहां पर बैठ जाएंगे। यानी फर्स्ट हाउस में इनके कौन है? राहु। ये राहु आ गया फर्स्ट हाउस में। दूसरे हाउस में कौन है इनका? शनि, तो ये शनि आ गया। तीसरे हाउस में बुध है, ये बुध आ गया। चौथे हाउस में सूर्य है, चंद्र है, सूर्य है, मंगल है एंड शुक्र है। सर एक मिनट सर, मैं अपनी स्क्रीन छोटी कर रही हूँ। ब्लैक बोर्ड पे कुछ ब्लैक ब्लैक लाइनें आ यस, रही हैं, स्क्रीन वो छोटी क्या सी हो रही है, है। स्क्रीन को आप है ना उसको चला रहे हो, वो थोड़ा सा उसको बस जूम कर लो, है ना। एक बार जूम कर लो, क्योंकि स्क्रीन पर ब्लैक ब्लैक आ रही है, तो आप उसको है ना हाँ, एक तो बार जूम कर लो। कैसे हटेगा? हाँ, बस जूम कर लीजिए, मैं हटा देता हूँ। हाँ, वो जूम भी नहीं, मतलब बड़े स्मॉल का भी करनी पड़ी है ना, तो वो ऐसे लाइनें ही आती जा रही हैं। जूम नहीं कर तो रहा। स्क्रीन बड़ी सी। जूम कर लीजिए, वो जूम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। स्क्रीन को जूम करेंगे तो हो जाएगा, है ना। कोई और प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। यहाँ पर इनका जुपिटर है एंड यहाँ पर केतु है। एक चीज याद रखिए, हमेशा राहु केतु सामने रहते हैं। 7वें घर में राहु के सामने केतु रहता है हमेशा। तो जी ये सर। हमारी लाल किताब की कुंडली बन गई। इस तरह से अंतर कुछ भी नहीं है, बस राशियों का फर्क पड़ता है। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाए। अंकुर याद है? कुंडली याद है क्या अंकुर? याद है, ठीक है, चलिए बताइए फर्स्ट हाउस में कौन है? राशि नंबर बोलिए। 5 पीछे 5। से म्यूट म्यूट आवाज आ रही कहीं से। 5 नंबर है, ये 5 हो गया। ये 6 7 8 9 10 11 1 3 एंड 4। चलिए प्लैनेट बताइए। सर थर्ड हाउस में सैटर्न है 7 नंबर में। शनि, हाँ। सूर्य केतु 8वें में। सूर्य एंड केतु। हम्म।
जुपिटर, वीनस और मरकरी 5वें में। जुपिटर, वीनस एंड मरकरी 5वें में है। राहु 3, 4, 5, 6 और मंगल और मून है 6th हाउस में। मंगल और चंद्रमा। और राहु 2nd हाउस में। 3 और 3 6, 2 8 और 1 2 5 6 7 8 9। ठीक, इसकी लाल किताब कुंडली बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इनके 2nd हाउस में राहु है, तो ये 2nd हाउस में ही रहेगा। ये शनि है, शनि ही रहेगा। और यहाँ पर गुरु है, शुक्र है एंड बुध है, ये यहीं रहने वाले हैं। और यहाँ पर मंगल है और चंद्रमा है, यहाँ पर सूर्य है। यानी हमने कोई प्लैनेट कहीं चेंज नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ राशियां चेंज हो गई हैं। तो इस प्रकार से जब हम लाल किताब की बात करते हैं तो लाल किताब कुंडली कुछ अलग नहीं होती। यहां पर जो चीजें चेंज होती हैं वो सिर्फ ये चेंज होती हैं, वो ये चेंज होती है कि हमारी राशियां फिक्स हैं और उसी के अनुसार हमारी कुंडली चलती है। और जब हम इस लाल किताब की कुंडली को बनाने के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग आप कर सकते हो। जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपको जो कुंडली बनाकर दे रहा है उसको लाल किताब की कुंडली आप मैनुअल, अगर उसके अंदर नहीं भी दी गई है तो आप उसको मैनुअल बता देते हो, मैनुअल बना सकते हो। अब यहां पर हम लोग जो बात करते हैं, हमने कहा कि किसी भी तरह से यहां पर इन सब ग्रहों के, हमने जो 9 प्लैनेट पढ़े थे, इन 9 प्लैनेट के कुछ पक्के घर होते हैं। पक्के घर कैसे होते हैं, धीरे धीरे अपन सारी चीजें सीखेंगे। यानी हर हाउस का एक घर है, सॉरी, हर हाउस, हर एक प्लैनेट का एक घर है जिसका वो मालिक है। अब ये मालिक कैसे होते हैं, इनको अपने को समझना है। वापस से व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं। किसका कौन सा पक्का घर है वो समझने के लिए अपन समझते हैं। ये 12 घर हैं और 12 घर में ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन किसका पक्का घर, छोटी सी कहानी, सिंपल वे में समझो। 4 नंबर, अगर जो लोग पहले से हैं उनको मैं यहां पर बताए देता हूं कि फर्स्ट नंबर, हमारी 12 राशियां हैं तो हर राशि का एक अपना स्वामी होता है। ठीक है, तो ये हमारी 12 राशियां जो होती हैं इनको जो बोलते हैं, जो लोग जिनको नहीं पता वो लोग समझ लो। फर्स्ट नंबर राशि का नाम होता है मेष। क्या नाम है, मेष। दूसरा नंबर है वृष, थर्ड है मिथुन,
इंग्लिश में या चाहिए तो इंग्लिश में याद कर लेना। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। ये थोड़ा माउस से लिखना पड़ रहा है तो समझ लो। मकर, कुंभ एंड मीन। अब इनके जो स्वामी हैं वो लिखवा देता हूं, आप लिख लेना। मेष लिखो मंगल, वृष लिखो शुक्र, मिथुन मरकरी बुध, कर्क चंद्रमा, सिंह लियो सूर्य, इसका स्वामी है सूर्य, कन्या वर्गो स्वामी है बुध, तुला, तुला स्वामी शुक्र, 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक स्वामी है मंगल, 9 नंबर सेजिटेरियस धनु स्वामी है गुरु, 10 नंबर मकर कैप्रिकॉन शनि सैटर्न, 11 नंबर कुंभ एक्वेरियस शनि, और 12 नंबर मीन, मीन का मतलब अगेन गुरु। ये हमारी 12 राशियां और 12 राशियों के 9 प्लैनेट जो स्वामी हैं वो मैंने आपको बताया। अब यहां पर कौन पक्का घर कैसे है, किसका पक्का घर है, वो चीज हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले 4 चंद्रमा, 4 नंबर का स्वामी कौन, चंद्रमा। 5 नंबर का स्वामी सूर्य। चंद्रमा और सूर्य का 2 पुत्र हुए, चंद्रमा और सूर्य के 2 पुत्र हुए। दिस इज मरकरी, मरकरी। बच्चे हैं, खेलते खेलते बड़े हुए, इन्होंने कहा इनकी शादी करते हैं, तो इनकी शादी कर दी गई दोनों बच्चों की। इसकी शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ। दोनों की पत्नियां बड़ी सुंदर, तो कोई इनको परेशान ना करे, तो इसके कारण से इन दोनों को एक एक बॉडीगार्ड दे दिया। दिस इज मार्स एंड मार्स, इन दोनों के लिए एक एक बॉडीगार्ड दे दिया। ठीक है। अब ये बॉडीगार्ड तो जट टाइप के व्यक्ति होते हैं, इनको कोई गाइडेंस देने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इन दोनों के लिए एक एक सलाहकार नियुक्त कर दिए। तो एक सलाहकार इस वाले बॉडीगार्ड को दे दिया और एक सलाहकार इस वाले बॉडीगार्ड को दे दिया, दिस कॉल्ड जुपिटर। और ये बॉडीगार्ड और सलाहकार आपस में कोई सेटिंग कर ना लें, आपस में गड़बड़ ना करें। तो एक इन दोनों के लिए एक न्यायाधीश यहां बिठा दिया और एक न्यायाधीश यहां बिठा दिया। ये पक्के घर हो गए। जो राशियां हैं उनके जो स्वामी हैं वही इनके पक्के घर हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसका पक्का घर। ठीक है। तो जहां पर जो राशि लिखी उसके अनुसार उसके पक्के घर होते हैं। समझ में आ गया इसमें? यहां तक कोई किसी को समस्या? अभी तक जो समझाया इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ। यस निवेदिता जी। सर कहीं मैंने पढ़ा था, क्लास और की थी, तो कुछ कंफ्यूजन है इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। सर उन्होंने कहा था कि लाल किताब के हिसाब से हर घर के पक्के घर अलग होते हैं।
अलग जी होते हैं वो भी बताया जाएगा। यानी किसी किसी प्लानेट के दो दो हाउस पक्के घर में दिए गए हैं। जैसे बृहस्पति के लिए हमने अलग घर उसमें बोले गए हैं। अभी जो पक्के घर हैं यानी जो राशि के हिसाब से जो पक्के घर हैं उनको ये लिख लीजिए। अभी वो चीज और है, वो आएगा। हर प्लानेट का एक एक पक्का घर और अभी आएगा। ठीक है सर। ठीक। किसी को और कोई प्रॉब्लम? अभी यहां पर हमने जो बात की हमने जो बात की है, हमने पढ़े हैं 9 प्लानेट के बारे में बात की है। हमने 12 राशियों के बारे में बात की है। और 12 राशियों के साथ में हमने जो बात की है वो बात की है कि कौन सा प्लानेट मतलब किस राशि का स्वामी है। ठीक है। अब इसके अलावा हम जब क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कौन सा प्लानेट उच्च के ग्रह कौन से होते हैं, नीच के ग्रह कौन से होते हैं, सोया घर कौन से होते हैं, कब ग्रह सो जाता है, कब घर सो जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ प्लानेट मिलकर कुछ और ही प्लानेट बना देते हैं। कुछ विशेष प्लानेट किसी विशेष घर में बैठ के किसी दूसरे ही प्लानेट को जन्म दे देते हैं। अथवा दो प्लानेट मिलकर कोई और प्लानेट बना देते हैं जिसको बोलते हैं मनसुई ग्रह। तो उस मनसुई ग्रह की विशेषता क्या होती है वो चीज को हमको समझना है। इसके अलावा हम लोग जो इसमें सीखेंगे कि जैसे और पैथी के अंदर दृष्टियां होती हैं वैसी ही दृष्टियां इस लाल किताब के अंदर दृष्टियां होती हैं। तो उस दृष्टि के हिसाब से कौन कौन सी दृष्टियां इनको प्लानेट को दी गई हैं उसके हिसाब से उन दृष्टियों से कैसे हम उनको देखेंगे वो चीज भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे इसके अंदर ताकत का पैमाना। यानी कौन सा घर है या कौन सा ग्रह है जो आपकी ताकत का पैमाना बना हुआ है, जिसके हिसाब से हमको काम करना है। और अच्छे घर कौन से हैं, मंदे घर कौन से हैं। तो जो मंदे घर है अगर आपकी कुंडली में कोई बने हुए हैं उनको कैसे आप अच्छा कर सकते हो। साथ में अलग अलग प्रकार की कुंडलियां जो होती हैं, सोई हुई कुंडली, नाबालिग कुंडली, इनके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर बुध का भेद निकालकर ताकत का पैमाना हम लोग निकालने वाले हैं। नाबालिग कुंडली कैसे होगी ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। मनसुई प्लानेट के बारे में जैसे मैंने बताया आपको इसके अलावा क्या होता है लाल किताब के अंदर एक विशेष प्रकार की बात होती है। 12 साल से नीचे के बच्चे की कुंडली को नहीं देखा जाता। तो क्या 12 साल से नीचे के बच्चे को कोई रेमेडी नहीं देंगे? अगर बच्चे को परेशानी है तो क्या उसको रेमेडी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? जिन्होंने लाल किताब के बारे में सुन के रखा है, पढ़ के रखा है, मैं उन लोगों से राय चाहूंगा। क्या आपने सुना है कि 12 साल से नीचे की बच्चे की कुंडली को नहीं देखना चाहिए? हैंड रेज करके पूछ बताएंगे क्या सुना है। हाँ निवेदिता जी। सर, 12 साल से नीचे के बच्चे की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। क्यों नहीं देखनी चाहिए ये नहीं पता है, पर हाँ, यदि उसको कोई इमरजेंसी है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है या कुछ है, तब हम उसकी कुंडली देख के उसको रेमेडी दे सकते हैं। तो क्या उस बच्चे की कुंडली देखी जाती है या कोई और इसका तरीका होता है? सर, अब ये मेरे को नहीं मालूम है, पर ओके। ये क्योंकि लाइफ में मेरे संग हो चुका है, इसलिए मैंने आपको ये चीज ठीक। बताई। यस उदय जी। हाँ सर, वो तो 12 साल के अंदर के बच्चे को कुंडली देखती नहीं, मैंने भी सुना हूँ। और क्यों नहीं देखते हैं तो पहले पहले के 6 साल और नेक्स्ट 6 साल ये दोनों पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं उसके लाइफ में। हम्म। तो शायद उसको इनका इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा होता है, जी। शायद इस वजह से वो हो सकता है। ओके 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 ठीक है। और कोई और किसी का कुछ? अब यहां पर 12 साल से नीचे के बच्चे की कुंडली हम लोग नहीं देखते।
क्यों नहीं देखते? क्योंकि उसके जो उपाय जो होते हैं, 12 साल का बच्चा नाबालिग है, तो कुंडली भी नाबालिग होती है, और किसी बड़े की कुंडली भी नाबालिग हो सकती है। ठीक है, एक बात तो ये है। और बच्चे का जो भी चलता है, जो भी मतलब बच्चा जब तक अपना जिम्मेदारी खुद नहीं उठाता, जब तक अपने निर्णय खुद नहीं लेने लगता, जब तक उसके माँ बाप के अनुसार व्यक्ति बच्चा कर्म करता है और उसका फल भी, बच्चे को तकलीफ अगर है, समझो छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, उसकी तबीयत खराब है, तकलीफ में कौन है, बच्चा या उसकी माँ? बताओ। माँ। माँ। और उसका पिता? दोनों। बच्चा तो बीमार है, उसे तो तकलीफ हो रही है, वो तो महसूस उतना नहीं कर पा रहा, लेकिन माँ बाप उसके दोनों, यानी माँ बाप के प्रारब्ध को भोग रहा। मतलब वो अगर माँ बाप को कोई सजा मिलना है उन 12 साल में, उस बच्चे के माध्यम से वो माँ बाप को सजा मिलना है, तो यहां पर उस बच्चे को तकलीफ जो हो रही है उसकी सजा कौन भुगत रहा है? वो दोनों माँ बाप भुगत रहे हैं। ठीक है, तो लाल किताब के अनुसार, लाल किताब क्या कहती है? अब ऐसी कंडीशन में क्या उसके उपाय नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे, लेकिन तब भी हम उसकी किताब सिर्फ प्रेडिक्शन करेंगे बच्चा कितने साल का है और उसके अनुसार उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये चीज भी हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज ले लीजिए। इससे ज्यादा भी आज आज अगर मैं दूंगा तो थोड़ा डोज ऊपर हो जाएगा। अभी इतना ही आज के लिए अपन रखेंगे। समझ में आया नहीं आया, ठीक लगा नहीं लगा? सर अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ सर सर जिसकी आया काल समझ। पुरुष की कुंडली है उसका तो वैसे ही चलेगा। हाँ, वही हाँ चीज हाँ, मैं भी काल पूछ रही पुरुष, थी। काल पुरुष की कुंडली जैसी है वैसी ही लाल किताबी कुंडली चलेगी। क्योंकि पर मेरी काल पुरुष की मतलब उस हिसाब से मतलब वही चलेगा यस जो यस, वो वैसे ही चलेगा, बट वो वर्ष पल कुंडली में चेंज हो जाता है। अच्छा पर ठीक है। सर एक बात बताइए कि जैसे ये काल पुरुष की कुंडली हमने बनाई तो काल पुरुष के हिसाब से हमने यहाँ पे ग्रह को बैठाए, ठीक है जी, ना? तो अब यदि लाल किताब में भी ये हमारा जैसे पहला घर है, ये क्या ये मंगल का पक्का घर है? क्योंकि मैंने मंगल पढ़ा के, था हाँ लाल हाँ, मैं, किताब में जी, पहला घर सूर्य का पक्का घर है। हमने क्या कहा, अभी जो राशियों के अनुसार बताए गए, तो राशियों के जी अनुसार सर। यहाँ पर घर बताए गए कि उस राशि के अनुसार कौन से प्लैनेट का कौन सा हाउस है, ये अभी राशि ठीक के है, अनुसार बताए गए। ठीक है, तो मतलब ये हम काल पुरुष की कुंडली पकड़ के चले इसको। काल के पुरुष की कुंडली पकड़ के चलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अभी एक एक प्लानेट के हिसाब से उनके पक्के घर जो हैं वो आपको अलग से बताए जाएंगे, अभी काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो हैं वो बताए गए। हाँ, सर, उसी। सर ये इसमें से चलित कुंडली बनती है, तो चलित के जो प्लेनेट चेंज होते हैं, रेट्रो के जो प्लेनेट चेंज होते हैं, नहीं, उसको इसमें नहीं कंसीडर करते हैं, रेट्रो के नहीं। इसमें नहीं, इसके रेट्रो, रेट्रो का भी नहीं उसको पकड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसमें रेट्रो प्लानेट की कहानी कुछ अलग है, आने वाले समझे में अपन उस चीज को भी समझेंगे। अभी के लिए सिंपल समझो कि चलित कुंडली और रेट्रो, ये दोनों चीजों को अभी साइड में उठा के रख दो। किसी और का कोई क्वेश्चन? ये चलित कुंडली होता क्या है? हाँ, चलित कुंडली में क्या होता है, कोई भी प्लैनेट जब कभी बॉर्डर पर होता है, जब मैंने, आप लोग अगर जिन्होंने वैदिक पढ़ा है, केपी पढ़ा है या कोई भी और सिस्टम पढ़ा है, तब हमारी प्रत्येक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, और हमारा प्रत्येक हाउस जो होता है वो भी 30 डिग्री का होता है। हमारा जो पूरा सिस्टम है ये 360 डिग्री में बटा हुआ होता है, यानी एक पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस 360 डिग्री को जब हम पिज्जा शेप में बराबर बराबर इक्वल भागों में काट देते हैं, तो एक राशि को जो
मिलता है, यानी 12 राशियां हैं, तो 360 डिग्री में जब इनको हम डिवाइड कर देते हैं तो 12 राशियां जो हैं वो एक राशि को 30 डिग्री का स्थान मिल जाता है। ऐसे ही एक जो हाउस है जिसको हमने कहा फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे 12 हाउस तक की जो यात्रा है इसमें एक एक हाउस 30-30 डिग्री का होता है। कभी कोई प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि तक का सफर तय करके वो पूरा 360 डिग्री को पूरा सर्कल में घूमता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कभी कोई प्लैनेट बिल्कुल बॉर्डर पर आया, किसी राशि के अंदर बॉर्डर पर आया, 2-3 डिग्री का अंतर वहां पर उसको होता है, तो कई बार क्या होता है कि वो प्लैनेट अपनी पोजीशन, समझो फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट चंद्रमा दिखाई दे रहा है जिसने 28 डिग्री सफर तय कर लिया है, 28 डिग्री सफर तय कर लिया है, 29वीं डिग्री की तरफ वो जा रहा है। यानी क्या होता है, समय से पहले पंचम भाव में वो जाने को तैयार बैठा है, यानी 5वीं राशि में वो जाने को तैयार बैठा है, लेकिन उसके अंदर यानी आने से पहले संस्कार आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, प्लानेट के अंदर। आप लोग किसी शहर में जाते हो, समझो आप किसी बड़े शहर में जा रहे हो, ठीक है, तो उस बड़े शहर में जाने के पहले आपको ये एहसास होने लगता है कि ये सिटी आने वाली है मेरी, ऐसा एहसास होने लगता है कि नहीं होने लगता? उसका प्रभाव दिखने लगता है ना, 10-20 किलोमीटर पहले से, 25 किलोमीटर पहले से प्रभाव दिखने लगता है। ऐसे ही प्लानेट के अंदर वो प्रभाव आने लगता है अगले भाव का। तो ऐसी कंडीशन में जो बॉर्डर पर प्लानेट होते हैं वो चलित कुंडली में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी जो चौथे घर का प्लानेट है वो पंचम भाव में दिखने लगेगा। यानी ऐसा प्लानेट फिर दोनों घर के रिजल्ट देगा, वो चौथे का भी रिजल्ट देता है, 5वीं का भी रिजल्ट देता है, इसको बोलते हैं हम चलित कुंडली। तो जब कोई ऐसे प्लानेट होते हैं जो अपना बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे होते हैं तो अपना स्थान वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं चलित। ठीक है। तो ये प्लानिट चेंज होते हैं तो मालूम कैसे पड़ता है? प्लानेट चेंज होते हैं तो मालूम कैसे पड़ता है? हाँ, जैसे ये शनि सॉफ्टवेयर। वगैरह चेंज होते हैं तो ये उसमें आते हैं फेसबुक वगैरह पे ये। चलित कुंडली लगा लेते हैं। जैसे ही जैसे क्या होता है, आप रोज को एक, आप सब लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा अजी सभी लोग, एस्ट्रोसेज। अभी प्ले स्टोर पर जाकर आपको एस्ट्रोसेज डाउनलोड करना है। और दूसरा, एक हिंदू पंचांग, मैं लिंक भेज दूंगा अभी, हिंदू पंचांग डाउनलोड करना है। ठीक है, हिंदू पंचांग मैं अभी लिंक भेज रहा हूं। ये 2 सॉफ्टवेयर अपने को डाउनलोड करना है। हालांकि हमारे हिंदू पंचांग से भी काम हो जाएगा, बट एस्ट्रोसेज और भी अच्छा है। हिंदू पंचांग में हम लोग डेली का मुहूर्त देख सकते हैं, डेली का पंचांग देख सकते हैं, और डेली का, जैसे उन्होंने कहा कैसे पता लगेगा, तो उसमें कुंडली पर क्लिक करके तुरंत की कुंडली वो वहां पर हमको 1 सेकंड के अंदर आ जाती है। तो आपने कहा कि प्लैनेट कौन सी राशि में चला गया, ये कैसे पता लगेगा? तो उस कुंडली को देख के पता लग जाता है कि अब ये प्लैनेट इस राशि में है। ठीक है। तो हर राशि, हर प्लैनेट अपनी राशि को बदलता है। ठीक है। और इनकी चाल अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन करता है, और सबसे ज्यादा लेट चलने वाला शनि महाराज जो 2.5 साल में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु जो हैं वो 1 साल के अंदर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु 18 महीने के अंदर करते हैं। सूर्य 1 महीने के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनको बोलते हैं गोचर, ट्रांजिट, कि कौन किस समय किन राशि में गोचर कर रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए। और कुछ अभी कुछ पूछना है? ठीक है। सर इससे रिलेटेड तो नहीं पूछना, एक एक सेकंड। यस आपने यस। पानी पी लिया सर? ओ थैंक यू। क्वेश्चन पूछ लो। अनम्यूट तो कर लो। आप पूछो। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अब गुरु एक राशि, मतलब एक राशि में साल भर रहता है,
ये तो मतलब है जो है। बट अभी जो बोल रहे हैं कि ये गुरु अब 8 साल के लिए अतिचारी हो जाएंगे, अतिचारी हो जाएंगे, हाँ अतिचारी अपनी ये चाल को तेज कर देंगे। चेंज कर देंगे, तो ये क्या मतलब, ये रेट्रो होंगे उसी तरह से, बट नहीं, रेट्रो के पीछे भी नहीं देंगे रेट या आगे देंगे? ये चाल तेज कर देंगे, मतलब ये ज्यादा स्पीड से चलने लगेंगे। जस्ट लाइक मैंने केपी क्लास में बताया था कि जब घूमने की दशा बदलती है, जिन लोगों ने वो मंगल मिशन पिक्चर देखी है, उन लोगों को हम्म। पता है, इस चीज को कोरिलेटेड कर पाएंगे कि जब वो फ्यूल को बढ़ाना होता था तो वो क्या करते थे, एक जैसे ही वो नीचे आता था उसको एकदम से फ्यूल का करंट लेते थे, वो जोर से प्लानेट जोर ऊपर से। जाता था। हम्म। सेम कंडीशन जब प्लैनेट उस ऑर्बिट में आता है तो एकदम से उसकी स्पीड बढ़ती है। तो गुरु कोई भी अतिचारी होंगे, ये सब भाषा की बातें हैं। रेट्रो होंगे, ये सब भाषा की बातें हैं। कोई भी प्लैनेट कभी उल्टा नहीं चलता। प्लैनेट धीमा हो जाता है, उसकी चलने की गति धीमी हो जाती है, इसके कारण से वो जो है अपने रिजल्ट को स्लो कर देता है। ऐसे ही जब प्लैनेट बहुत फास्ट मूविंग करता है तो उसको बोलते हैं अतिचारी हो जाना, है ना। प्लैनेट तो अपनी ऑर्बिट में जैसे घूमना है वैसे ही घूमेंगे, कभी ऐसे नहीं जाएंगे। ये कोई ट्रेन नहीं कि टक्कर हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर बाय साइंस अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज, वो ऑर्बिट के अंदर जैसे घूम रहे हैं बस। कभी किसी की तेज चाल होती है, कभी किसी की धीमी चाल होती है, तो वो गति के अनुसार उसको रेट्रो एंड अतिचारी ये दो चीजें कह दी जाती हैं। बट उसके अनुसार उसका फलित निकाला जाता है। सर एक चीज है, यदि कहते हैं कि अतिचारी होगा तो उसका रिजल्ट बहुत खराब होगा, तो क्या सर इस जैसे तरह की चीजें होती गुरु हैं? 2018 से 2022 तक अतिचारी थे, तो कोरोना आया और बहुत परेशानियां हुई। अब कह रहे हैं कि 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं, हाँ हाँ। तो ये 8 साल कैसे जाने वाले हैं? देखो क्या होता है कि अपन हर चीज को एक जैसे देखें ऐसा संभव नहीं है। हर बार जब भी कोई प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती है तो उन प्लैनेट के साथ में सपोर्टिंग प्लैनेट कौन से कैसे बैठे हुए हैं, इन पर भी फर्क पड़ता है। कौन सी दृष्टि से किस घर में या किस राशि में उनका मूवमेंट हो रहा है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। वो मित्र राशि में जा रहे हैं कि शत्रु राशि के अंदर उनका मूवमेंट हो रहा है। और साथ में जो साथ वाले प्लैनेट हैं, जैसे शनि राहु इस समय बैठे हुए हैं, या शनि का जो 12वें हाउस में जाके जहां 5 प्लैनेट इकट्ठे होने वाले थे, तो उसके कारण से बोले अब ये देखो जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं वो सब उसके कारण से चल रही हैं। तो उस समय कोरोना आया था तो इस समय की पोजीशन कुछ और चेंज हो गई। यहां पर हमको अपने ही घर में लड़ने की पोजीशन दिखाई दे रही है। अपने ही घर में लड़ने की पोजीशन इन द सेंस, हम इंडिया में अगर हैं, भारत में अगर हैं, तो भारत में ही एक गृह युद्ध की संभावना सी दिखाई देने लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है ना। मतलब क्या होगा, ऐसे हालात बनने लगे हैं कि कोरोना के टाइम पे एक अलग स्थिति बनी थी, वहां पर सब लोग पैक हो गए थे। दिस टू पॉसिबल कि पुनः पैक होने की पोजीशन आए, लेकिन वो किसी दूसरे कारण से आए, क्योंकि यहां पर गृह युद्ध की संभावना सी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक्चुअल निकालना तो बहुत मुश्किल है, और ऐसा कोई ज्योतिष निकाल के भी नहीं दे सकते। एक प्रेडिक्ट किया जाता है कि वो कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ प्रेडिक्शन किया जा सकता है। वो प्रेडिक्शन कितना परसेंट काम करेगा, वो हालांकि ऐसे ऐसे विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं जो बहुत ऊपर के लेवल का उनका प्रेडिक्शन जाता है। ठीक है, बट 100% हो नॉट पॉसिबल। 70-80% तक हमारा प्रेडिक्शन जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर इससे ज्यादा जाने लगा तो वो एक, समझ सकते हो क्या हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे सब लोग। उसे और भगवान कोई हो नहीं सकता। वो उसने अपनी डोर जो है ना वो हाथ में रखी है। कब कौन सी लगाम को कितना खींचना है उसे अच्छी तरह से मालूम है। कब कितना बैलेंस करना है उसको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है ना। तो आप सब लोगों ने कई सारी कहानियां सुनी होंगी। उसमें एक कहानी जो आती है, रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा बंद कर देता हूं
और आप लोगों को सुना देता हूं। जो लोग लेफ्ट करना चाहें लेफ्ट कर सकते हैं, टाइम के कारण से। एक कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, उसके बाद क्लास को मैं भी ऑफ कर दूं कि कोई क्वेश्चंस तो आपके हैं नहीं। ठीक है, जिनको लेफ्ट करना है वो लेफ्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ परेशानी होती आती है। क्या ये दो बात कितनी सच है? पहली बात, कहा जाता है कि ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को पार्वती जी का श्राप है। एस्ट्रोलॉजर खुद अपनी कुंडली नहीं देख पाता, या ये कह लो कि वो उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर पाता। मैं उसको ऐसे लेता हूं कि सामने चीज दिख रही होती है, उसको देखना नहीं चाहता। हम अच्छी अच्छी चीजें तो देखना चाहते हैं, लेकिन हमको अगर कोई चीज खराब दिख रही होती है तो हम उसको ये सोचते हैं यार कोई तो कह दे कि ये खराब है, कोई तो कह दे ना ये गलत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई तो कह दे ये झूठ है। जब कोई बड़ी घटना जो घटित हो जाए तो हमारे मन में, हम लोग क्या है, ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बीइंग में, एज ए ह्यूमन बीइंग में अपने को क्या लगता है कि काश ये झूठ होता, काश ये झूठ हो। तो मेरे को, अगर मैंने अपनी कुंडली देखी और उसके अंदर मुझे कोई कोई ऐसा, समझो मैंने अपने बच्चे की कुंडली देखी, समझो मैंने अपनी कुंडली देखी, और मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि यार इसके अंदर ये बुरा प्रभाव दिख रहा है या ऐसा बुरा दिख रहा है, तो शायद मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊं, या जान करके भी उसको, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, मैं विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि खुद नहीं देखो, देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको एक्सेप्ट भी करो। जो दूसरों के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए भी करो, क्योंकि डॉक्टर होता है ना, जैसे एक आप लोगों ने इस कहानी सुनी, कहानी नहीं, मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, या नहीं सॉरी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, याद करो वो उसका जो प्रोफेसर, क्या नाम था उनका, क्या जो भी था, क्वेश्चन पुटअप किया था, पिक्चरों से भी लिया करो जरा कुछ चीजें। क्वेश्चन पुटअप किया था उसने क्लास में, क्या कि क्या मरीजों के साथ आप संवेदी, मतलब अच्छा रिलेशन मेंटेन करोगे, मैं उसकी दुख को समझूंगी, मैं उसको तकलीफ को समझूंगी। बोले नहीं, मरीज आपके लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूंगा तो निश्चित रूप से मेरे हाथ कांपेंगे, जबकि मैं दूसरे का ऑपरेशन करता हूं तो मेरे हाथ आज तक नहीं कांपे। एज अ एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं खुद की कुंडली को प्रेडिक्ट करने बैठूंगा और अगर मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूं तो मुझे वो भी चीजें दिखाई देंगी जो कि चीजें मैं शायद जिंदगी में देखना नहीं चाहूंगा। और अगर मैंने खुद को देखना, आपको इसको फ्री कर दिया, तो आप तो जब भी फ्री बैठोगे अपनी कुंडली को निकाल के बैठ जाओगे कि आज क्या होने वाला है और कल क्या होने वाला है, जो कि एस्ट्रोलॉजी इस चीज के लिए बिल्कुल मना करती है। जब तक कि बहुत इमरजेंसी नहीं हो, एस्ट्रोलॉजिकल चीजें नहीं देखना चाहिए। होरारी में भी ये चीजें हम लोग कहते हैं कि आप हमेशा, आज ही मैसेज पढ़ा था, होरारी में अंकुर थे और भी जो लोग थे, तो उनका क्या खो गया था, उनका ब्रेसलेट खो गया था। ठीक है, उनका ब्रेसलेट खो गया था, उन्होंने होरारी लगा के बोला सर साथ साथ नंबर्स आ रहे हैं, क्या करें। मैंने कहा कोई थर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नंबर यही कह रहे हैं, थर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी ही लापरवाही से कोई चीज, उस चीज को आपने कहीं रख दिया है और मिल भी जाएगा, पक्का है मिल जाएगा। ये होरारी का प्रश्न उनका था, उन्होंने जवाब, मतलब जब लगाया था तो ये आंसर उसका आया था, मैंने उनको दे दिया था, मैं कहा ऐसा ऐसा इसका आ रहा है। उन्होंने एक चार्ट लगाया था, उन्होंने तो सिर्फ स्क्रिप्ट दी थी कि सर कैसा ऐसा आ रहा है, मैंने उनको बता दिया था ऐसा, और 1 घंटे बाद उनका आता है सर वो मिल गया है, ब्रेसलेट मिल गया है। ठीक है, अब ऐसी ऐसी पोजीशन में तो लगा सकते हो, अब आप हर घंटे या हर चीज पे लगाने लग जाओ तो दिक्कत है। ऐसे ही लाल किताब, बड़ी शिद्दत से, बड़ी पूजा से, लाल किताब भी एक बहुत बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल बुक है। अच्छी तरह से आप रखना चाहें घर में रख सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, रिश्तों में खराबी आती है, ये आती है वो आती है, ये सब बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो अपना स्वयं का जो मानना है वो है कि कोई भी चीजें
खराब नहीं होती हैं, लेकिन उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। उसको किसी भी तरह से आप अशुद्धि रूप में ना छुएं। उस किताब को पूरा सम्मान के साथ में रखें। जब भी पढ़ें पूरी शिद्दत के साथ में उसको पढ़ें। जब भी पढ़ें आप उसको अपना शुद्धता के रूप में पढ़ें और एक पवित्र ग्रंथ के रूप में उसको प्रयोग करें। लाल किताब आपका कभी कोई भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ अथवा कोई भी एस्ट्रोलॉजी बुक किसी का बुरा नहीं करती। ये सब चीजें डराने के लिए, क्योंकि कहा कि लाल किताब के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिखे गए हैं, ऐसे ऐसे फरमान लिखे गए हैं जो व्यक्ति को वो सिर्फ आगाह करने के लिए हैं कि सावधान रहे, अलर्ट रहे, व्यक्ति अलर्ट रहे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। मैं उस चीज को डिनाई करता हूं। सर रात को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रात में पढ़ सकते हैं, बट मैंने जैसा कहा सम्मान के साथ में। ठीक है सर। लेट कर पढ़ रहे हैं, बेड पर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बाकायदा तरीके से पढ़िए, अच्छा रहेगा। अगर एक चीज और, अगर लाल किताब पर प्रेडिक्शन कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से ही प्रेडिक्ट करके उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट बताइए। अदरवाइज अगर आप किसी को ट्रीटमेंट बता रहे हो तो उसका बैड इफेक्ट आप पर भी पड़ सकता है। विशेष ध्यान कि जब तक हम पूर्ण रूप से हम उसका देख ना लें तब तक उपाय नहीं बताइए। हाँ शिवांगी, क्या पूछ रहे हो? सर मंगल बद मतलब मंगल खराब होना होता है। जिसका मंगल खराब होता है तो उसको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी तो रहती है ना बॉडी में। जी, और भी कई सारी चीजें होती है। मंगल बद होने से सिर्फ यही नहीं होता, मंगल बद होने से और भी कई सारी चीजें होती हैं। और मंगल बद जिसका है, लाल किताब पढ़ना शुरू कर दे, मंगल अच्छा हो जाएगा उसका। इसीलिए आप लोग लाल किताब में आए हो, ठीक है? तो मैंने अभी आपको डराया था कि मंगल बद है इसलिए है, बट लाल किताब पढ़ना शुरू कर दिया, मंगल अच्छा हो गया, इसीलिए ये रेमेडी हो गई उसकी। इसीलिए तो कहा कि जो लाल किताब पढ़ता है, मंगल बद वाला पढ़ता है, उसका मंगल अच्छा हो जाता है। सर एक चीज मैंने सुनी है कि लाल किताब की रेमेडी बैकफायर बहुत ज्यादा करती है। मैंने शुरू में ही कहा था, बिल्कुल शुरू में ये चीज मैंने कहा था कि जब तक रेमेडी मत दीजिए कि वो बैकफायर, क्योंकि रेमेडी बैकफायर करती है। तो रेमेडी तब देना है जब बिल्कुल आप उसमें सेटिस्फाई हो कि हाँ ये रेमेडी देना है। तो क्योंकि गोली की तरह काम करती है रेमेडी, तो इसलिए। और कई बार क्या होता है, हम लोग उठा के शनि राहु केतु की रेमेडी चाहे जब पकड़ा देते हैं। किसी के लिए भी शनि राहु केतु, और वो प्लानेट उसके लिए अच्छा करने वाले थे, आपने रेमेडी दे दिया, उसका काम ही खत्म हो गया। वो प्लानेट उसको कुछ देने वाले थे लेकिन आपने उसको रेमेडी दे दिया, बिना सोचे समझे उसको रेमेडी दे दिया। अरे रेमेडी हर किसी को नहीं करना। शनि राहु केतु 3 प्लानेट ऐसा है जो जिंदगी में आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं जिन ऊंचाइयों की आपने कल्पना भी ना की हो, उन ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। मैटेरियलिस्टिक चीजें देने वाले अगर कोई 2 प्लानेट हैं तो वो राहु है। और अगर आपने उसकी रेमेडी कर ली, वो मैटेरियलिस्टिक चीजें जिनके लिए दुनिया पागल है, जिनके लिए भागती है, आपको जिंदगी में अपने आप मिल रही थी, आपने रेमेडी कर ली, वो वहीं की वहीं रुक गई। जिसको कहते हैं ना कृपा वहीं अटकी है, तो कृपा वहीं अटक गई। ठीक है ना? तो बिना सोचे समझे रेमेडी नहीं करना, यही इसकी खासियत है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है अंकुर। सर जैसे ये रेमेड आप लाल किताब बता रहे हैं, तो इसके लाल किताब तो बहुत महंगी है, इसका फिर क्या करें? तो मतलब क्या करें? महंगी है तो मतलब इसको या तो प्रिंट आउट निकलवा लें, फिर क्या रेड कलर से निकलवाना होगा? नहीं, क्यों निकलवाना है? आप उसके अंदर जो सूत्र हैं, अगर रखी है तो रखे रहने दो, लेकिन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। है ना? अब आप उसको शास्त्र के रूप में सजाओगे, वो पढ़ ही नहीं पाओगे आपके अंदर। आप उसके अंदर जो सूत्र हैं वो सब उर्दू में इस प्रकार के फरमान लिखे हुए हैं कि वो फरमान आपको, आप पढ़ना चाहोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके ऊपर से निकल जाएंगे। मैं तो उसको सिंप्लीफाई तरीके से करके आपको पढ़ा दूंगा कि भाई ये चीज लिखी हुई है। मैं एक भी फरमान नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको फरमान सुनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं फरमान सुनाऊंगा तो मुझे क्या करना, मुझे शास्त्र ऐसे थोड़ी पढ़ना कि वो जैसे कथावाचक आपने देखे होंगे 7 दिन का
कथा पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो उनके पास एक पोथी होती है, उस पोथी के रूप में उसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं, उस चीज को बोलते जाते हैं, बीच में एक श्लोक बोलते जाते हैं, इस श्लोक में ऐसा ऐसा लिखा है, मुझे कौन सा सुनाना तुमको श्लोक, किस फरमान में ये लिखा, फरमान नंबर 30 में ये लिखा, फरमान नंबर 29 में लिखा, मैं जो चीज बता रहा हूं वो ऑथेंटिक है और उसको ऐसे ऐसे अपने को करना है, दैट्स इट। हमको नहीं पढ़ना फरमान, नहीं पढ़ना, हमको लाल किताब के फरमान नहीं जानना कि वो क्या लिखे हैं, ना हमें याद करना, ठीक है। अपने को क्या करना, कौन सा प्लानेट कैसे बैठा, किस घर में बैठा, उस प्लानेट का मतलब क्या जा रहा है, उसका कैसे अपन को यूज करना चाहिए, ठीक है। वो प्रेडिक्शन अपने को आना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। तो उसके तिलिस्म में नहीं पढ़ना, अपने को उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ना है, और मेरे क्लास की क्वालिटी यही रहेगी कि मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हम उलझेंगे नहीं, हम सुलझते हुए चलेंगे और सुलझते हुए सीखेंगे। क्लियर है? हाँ सर एक चीज और इसमें पूछना है कि क्या केपी, बीएनएन और लाल किताब ये तीनों अपनी अलग अलग विधाएं चलेंगी ना? देखो, सभी विधाएं अपने आप में अलग हैं, सब में सभी विधाएं, लेकिन पहुंचाती सभी एक ही जगह हैं। देखने का तरीका सबका अलग अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि केपी कुछ बोल रही है, बीएनएन कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रही है, ऐसा नहीं है। मिलना वही है, एटलीस्ट लास्ट में रिजल्ट वही आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखने का तरीका बहुत है, और इसका खास कर से ये जो लाल किताब है, द सिंपलेस्ट, सिंपल से भी सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। मैं जिस टेक्निक से पढ़ाऊंगा वो टेक्निक एकदम इजी टेक्निक है, बस इसकी भाषा थोड़ी सी ऐसी होगी, है ना, बुनियादी ग्रह, मनसुई ग्रह, रतौंधी कुंडली, अंधी कुंडली, टेवा, ये सब इसके जो वर्ड है ना वो थोड़े से आपको भ्रमित करने वाले होंगे, लेकिन इतनी अच्छी है कि एक छोटी सी चीज भी अगर आपने फॉलो कर ली तो जिंदगी में कम से कम प्लानेट को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं कि मेरी कौन सी दशा कब चलेगी, मेरी तो कौन सी कार चलेगी, कैसे चलेगी। उनको आप आराम से एंजॉय करते रहो, वो चीजें आएंगी, वो कब जीवन से निकल जाएंगी पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पुनः मुलाकात होगी। सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।